Hello students, and in the last lecture we were looking at the question answers of chapter number 17. Chapter number 17 के question answers हम देख रहे थे in the last lecture. हम number 15 पे पहुंचे थे. We were on number 15 which was poverty in India. So let's continue from there. Explain poverty in India. The first point is Indian Planning Commission has decided the following amount to decide poverty line. आईपीसी इंडियन प्लानिंग कमीशन उन्होंने डिसाइड किया है कि कोई पॉवर्टी लाइन का जो लिमिट है वो कहां से शुरू होता है. देखिए रूरल एरिया में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 816 रुपए विच मेक्स पर फैमिली एक्सपेंस 4080 रुपीज. तो एक इंसान का रूरल एरिया में, ठीक है, 816 रुपए का एक्सपेंडिचर रहेगा, वो मेजर किया हुआ है और 816 रुपए मिनिमम एक्सपेंडिचर रहता है. फैमिली ऑफ 5 तो मल्टीप्लाई बाय 5 4080, ठीक है. अर्बन एरिया में 1000 रुपए डिसाइड किया गया है पर एक इंसान का खर्चा 1000 रुपए तो रहेगा, तो फैमिली का 5000 रुपए मंथली, ये अमाउंट मंथली है, ठीक है. 2011-2012 ये अमाउंट के मेजरमेंट पे प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी जो है वो 27 करोड़ हो गई थी. 2011-12 में पॉवर्टी का प्रोपोर्शन 27 करोड़ हो गया था. आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 21.9% पीपल वो गरीब थे, रिमेन पुअर. वर्ल्ड बैंक ने रिलेटिवली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड किया और वहां पे ये डिसाइड किया गया, वर्ल्ड बैंक ने एक अलग ही स्टैंडर्ड डिसाइड किया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई पर कैपिटा डेली इनकम $1.9 होनी चाहिए. डेली इनकम $1.9 होनी चाहिए इन 2012 कंपेयर टू 2008. तो 2008 में जो डॉलर और रुपए का भाव था उस मुताबिक 2012 में वो डिसाइड किया गया कि भी $1.9 होना चाहिए. तो ये जो स्टैंडर्ड था उसके मुताबिक हमारे पॉवर्टी जो थे, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग, वो 32.7% हो गए थे. ऑल टुगेदर देखा जाए 45.6 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे थे. तो हमारे प्लानिंग कमीशन ने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था वो स्टैंडर्ड और ये वर्ल्ड बैंक वाला स्टैंडर्ड, वो आप दो अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है. एक स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं कि भाई वो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर डिसाइड किया गया था रूरल और अर्बन एरिया का, जिसमें 2011-12 में 21.9% पीपल गरीब थे. दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो है वर्ल्ड बैंक वाला. वर्ल्ड बैंक वाले स्टैंडर्ड में 2012 में $1.9 वाला पर कैपिटा डेली इनकम रहना चाहिए. अब उसके मुताबिक 32.7% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे, ठीक है. ऑल टुगेदर 45.6 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन थे. वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये था. अब तीसरा जो है वो है यूएनडीपी, मतलब वो हमारे प्लानिंग कमीशन जैसा है, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है. उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था 2015 में और उसमें ये लिखा था कि भाई इंडिया में 21.92% करोड़ 21.92% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है. तो वही मेजरमेंट हो गया, वो हमारा जो प्लानिंग कमीशन वाला मेजरमेंट था 21.9%, ठीक है, वही मेजरमेंट हो गया. और 26.93 करोड़ तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट देखने जाए तो हमारा प्लानिंग कमीशन वाला ही अमाउंट, प्लानिंग कमीशन वाला ही नंबर आ गया. 27 करोड़ बोला था उन्होंने, ठीक है. तो यहाँ पे 26.93, जिसमें से 25.7% लोग रूरल एरिया में है और 13.7% लोग अर्बन एरिया में है, ठीक है. तो अगर आप 25.7% जितने भी, मतलब जितने भी गरीब हैं, ठीक है, रूरल एरिया में 25.7%, 21.65 करोड़ लोग, और अर्बन एरिया में 13.7% लोग हैं. अगर हम कैलकुलेशन करने जाए तो ये 25 प्लस 13 तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, तो 39% हो जाता है, ठीक है. तो आजू बाजू है, टोटल मारे हम 21.65 करोड़ और 5.28, तो 21 प्लस 5 26, तो 27 के आजू बाजू रहता है, तो 26.93 प्रॉपर अमाउंट आ जाएगा. भाई इसमें से रूरल एरिया में 25.7% लोग और अर्बन एरिया में 13.7% लोग रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन. छत्तीसगढ़ जो है उसमें मैक्सिमम पॉवर्टी है जो है 36.93%, ठीक है, मैक्सिमम पॉवर्टी छत्तीसगढ़. गोवा में मिनिमम पॉवर्टी है जो है 5.09%, ठीक है. गुजरात में 16.63% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं.
छत्तीसगढ़, आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट्स हैं उसमें 30% से ज्यादा पॉवर्टी है। ठीक है, तो ये हमने बात की पॉवर्टी इन इंडिया की। तो इंडिया में अगर आपको लिखना है तो एक आप इंडियन प्लानिंग कमीशन वाली अमाउंट लिखेंगे, मतलब एक रूरल एरिया में एक्सपेंडिचर, अर्बन एरिया में इतना एक्सपेंडिचर, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में लिखेंगे, और फिर छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात के आप परसेंटेज बता दीजिए और स्टेट्स का नाम लिख दीजिए जो 30% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सप्लेन पुअर्स लिव इन रिच इंडिया। ये आ सकता है, ये एग्जाम में आ सकता है, पुअर्स लिव इन रिच इंडिया। तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इंडिया के पास, पहले तो आप रिच इंडिया की बात करेंगे कि भाई इंडिया के पास एक बहुत सारा ट्रेजर है, ठीक है, एक बहुत सारा खजाना है नेचुरल रिसोर्सेज का, बहुत सारी वेल्थ है, हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, अनस्किल्ड कंडीशन ऑफ वर्कर्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग। ये ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हमारी पॉपुलेशन को ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, हाई रेट है, बहुत सारे लोग अनपढ़ है, बहुत सारे वर्कर की कंडीशन जो है वो अनस्किल्ड है, उनको काम नहीं आता है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से पॉपुलेशन जो है वो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडिया के पास बहुत सारे हैं वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज यूज नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमारे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। अभी भी छत्तीसगढ़, बिहार, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सारे जो स्टेट्स हैं उसके अंदर पॉवर्टी लेवल जो है वो 30% से ज्यादा है। गरीब लोग 30% से ज्यादा है उसके अंदर। अगर 100% लोग में कैलकुलेशन करने जाओ तो 30% लोग से ज्यादा गरीब है। ठीक है, यूएनडीपी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पॉवर्टी का जो प्रपोर्शन है वो 21.92% पूरे इंडिया की हम बात करें, और 36.93 करोड़ लोग अभी भी पुअर है। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं गरीब लोगों की। भले ही इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो, भले ही वेल्थ हो हमारे पास, it is rightly said the poor live in rich India। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, बहुत सारी वेल्थ है, लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं हम, इसीलिए बोला जाता है द पुअर लिव इन रिच इंडिया। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट। मनरेगा प्रोग्राम, ये कहीं थोड़े टाइम पहले ये बहुत चला था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट मनरेगा प्रोग्राम, और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो ये फॉलो हुआ मनरेगा प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। उसके बारे में बात करेंगे। फुल फॉर्म है मनरेगा का महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, तो ऐसा आप वर्ड टू वर्ड मत देखने जाइएगा, मनरेगा उसको बोला जाता है। मनरेगा is a wide range nationwide project that aims to provide employment and smoothen the way for the poor to get maximum benefit of governmental projects। तो मनरेगा जो ये स्कीम है, ठीक है, वो स्कीम क्यों है? वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम है, वो नौकरी देते हैं, वो काम देते हैं, वो पैसे देते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज कर रहे हैं कि भाई जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं लोग, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, वो मतलब उनको काम आता नहीं, खेती आती है उनको और कुछ आता, तो उसकी वजह से उनको काम दिया जाता है कि भाई आपके गांव के अंदर कुछ जो जो भी काम है, या वाटर हार्वेस्टिंग करना है, कोई भी बायो फर्टिलाइजर, ये सारा जो काम है वो उनको दिया जाता है। तो ये एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट है, पूरे नेशन में ये प्रोजेक्ट फॉलो किया जाता है, और इसका एम जो है वो एम्प्लॉयमेंट देना है, ठीक है, और गरीब को मैक्सिमम बेनिफिट मिले गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स का। कैसे मिले? तो ये लोग जो गरीब हैं, ठीक है, जो काम कर सकते हैं, उनको काम दिया जाता है। It offers minimum 100 days employment to the rural people who are poor and unskilled। अब देखिए फार्मर्स की हम बात करें तो ऐसे कई फार्मर्स हैं जिनको खाली फार्मिंग करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो जब फार्मिंग का सीजन चला जाता है तो वो क्या करते हैं, वो समय पे इनको 100 दिन तक एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे उनका खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, इट ऑफर्स मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल हु आर पुअर एंड अनस्किल्ड, एटलीस्ट 1% फ्रॉम द फैमिली गेट्स बेनिफिट।
तो फैमिली में से एक जन को ये बेनिफिट मिलेगा, किसी भी एक जन को 100 डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पर्सन को डेली वेजेस पे किए जाएंगे और गवर्नमेंट उनको काम देगी, जो भी वहां पे काम करना होता है या जो भी गवर्नमेंट करना चाहती है वो रूरल एरियाज में काम, ठीक है, वो काम उनको दे देगी भी, आप करिए, ठीक है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट नहीं दे पाती है तो फिर भी उनको अनएम्प्लॉयड अलाउंस दिया जाता है, मतलब पैसे तो देंगे ही देंगे। पीपल आर एम्प्लॉयड इन द वर्क्स लाइक, अभी कौन से काम दिए जाते हैं गवर्नमेंट, कौन से वाटर हार्वेस्टिंग का काम देते हैं, लैंड को लेवल करना, सीधा करना, ठीक है। खुदाई काम करना है ना, वो तो हाथ पांव चला के वो कर सकते हैं, तो अनस्किल्ड है फिर भी वो काम कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग करना, वाटर का बचाव करना, अगर रिवर है तो वहां पे चेक डैम्स बनाना, या वहां पे पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए छोटे छोटे डैम्स बनाना। इंदिरा आवास योजना, ये एक योजना है, ठीक है, ये एक स्कीम है, उसके अंतर्गत लेबर वर्क दिया जाता है, लेबर का काम दिया जाता है कि भाई अगर किसी आवास योजना, आवास मतलब वो डेवलपमेंटल, वो बिल्डिंग, तो अगर बिल्डिंग बनाना है तो ठीक है, वहां पे कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग बना देना है या कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है, कुछ भी बिल्डिंग बनाना है, तो उसके अंदर उनको मजदूरी का काम दिया जाता है, लेबर वर्क दिया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स, भाई बायो फर्टिलाइजर्स आपको पता, फर्टिलाइजर्स के अंदर उनकी जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर काम दिया जाता है। पोल्ट्री शेड्स बनाना, पोल्ट्री मतलब क्या होता है बेटा, जो गाय भैंस हम रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम चिकन फार्मिंग करते हैं, जो जहाँ पे फार्मिंग करते हैं वहां पे तबेला बनाया जाता है, तो ये जो तबेला बनाने का काम है, ऊपर शेड वेड लगाना, लकड़ियां बनाना, ये सारी जो है वो काम दिया जाता है। फिश को ड्राई करने के लिए पूरा यार्ड बनाना, तो एक अलग से यार्ड बनाने का काम दिया जाता है। कैनाल को क्लीन करने का काम, वाटर स्टोरेज के रिलेटेड काम, ट्री प्लांटेशन करने का काम, ये सारे अनस्किल्ड वर्कर्स ये सारे काम कर सकते हैं, तो वो उनको दिया जाता है। और इससे क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, साथ साथ रूरल ही डेवलप होगा, भाई ट्री प्लांटेशन हो रहा है, वाटर स्टोरेज हो रहा है, पोल्ट्री फार्म्स बन रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है, तो एक बढ़िया काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, यहाँ पे एक फैमिली में एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट देके यहाँ पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम, शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा वही चीज है, सेम टू सेम, ठीक है। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ वर्ल्ड लेबर मार्केट। प्रीवियस लेक्चर में, बहुत दिन हो गए, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी वर्ल्ड लेबर मार्केट की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कौन से पॉइंट्स हैं। द एक्सचेंज ऑफ लेबर्स एट एन इंटरनेशनल लेवल थ्रू वर्चुअल मार्केट इज कॉल्ड वर्ल्ड लेबर मार्केट। तो भाई एक इंटरनेशनल लेवल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर हम देखने जाए तो हम लेबर का एक्सचेंज कर रहे हैं, हम इंसान एक्सचेंज कर रहे हैं, काम एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्चुअल मार्केट में अगर कोई इंसान इंडिया से यूएसए जाता है काम करने के लिए, तो वो जाता है एक्सचेंज ऑफ लेबर। ये पूरा जो काम है पूरे वर्ल्ड में जितने भी इंसान यहाँ पे आते हैं या वहां पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं काम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड लेबर मार्केट। लेबरर जो है वो एक नेशन से दूसरे नेशन माइग्रेट हो रहे हैं, क्यों, उनके स्किल डेवलप करने के लिए या नौकरी पाने के लिए, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको अगर पढ़ने जाना है बाहर, ठीक है, तो आप स्किल डेवलप करने के लिए जा रहे हैं बाहर, तो आप वहां पे स्किल डेवलप करेंगे, तो वहां पे नौकरी मिल गई, तो ये हो गया इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी। लेबरर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, मान लीजिए नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लग गई, आप बहुत बड़े इंजीनियर है, आपकी नौकरी लग गई गूगल में, ठीक है, तो वो आप चले गए गूगल में, अमेरिका चले गए, तो ये क्या हो गया भाई, लेबर यहाँ से माइग्रेट हो गया अमेरिका, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब चला जाना यहाँ से वहां। Emigration of the laborers is commonly observed for skill development, better lifestyle और for higher salary। अब emigration मतलब यहाँ से आप माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मान लीजिए इंडिया से आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं, तो इस तीन में से कोई एक रीजन होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, आप कोई स्किल को बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं या स्किल को बेटर बनाने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। कई लोग होते हैं ना एमबीए के प्रोग्राम के लिए जाते हैं, या कोई और पढ़ाई आगे आगे पढ़ाई करने के लिए हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, तो वो स्किल डेवलप करने के लिए वहां पे जाते हैं। बेटर लाइफस्टाइल, वहाँ की लाइफस्टाइल बढ़िया होती है, यहाँ से बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है वहाँ पे, तो उसके लिए वहां पे चले जाते हैं। और
यहाँ से ज्यादा सैलरी वहां पे मिल रही है, ठीक है, तो वो यहाँ से वहां चले जाते हैं। एमिग्रेशन जो है वो एक सोशल स्टेटस माना जाता है। आज के समय में तो होता ही है कि भैया ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए तो बहुत ही बड़े हैं, भले ही वहां पे बस चला रहे हैं, ठीक है भले ही वहां पे बस चला रहे हैं, लेकिन वो बस कनाडा चले गए हैं, समझ रहे हैं? तो बस भले ही बस चला रहे हैं कि सोशल स्टेटस होता है। आज के लोगों को ये सोशल स्टेटस जो है वो बहुत ही पसंद आता है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। दिस क्रिएट्स द वैक्यूम इन आवर नेशन एज वेल एज द वेल ट्रेन्ड ब्रेन पावर emigrates to other nation which adversely affects the economic and industrial development of the nation। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई ऐसे इंसान जो बहुत ही अच्छे ब्रेन पावर है, जो बहुत ही अच्छे इंसान, जो बहुत ही अच्छे स्किलफुल इंसान है, ठीक है, वो अगर यहाँ से वहां चले जाते हैं, वो अगर यहाँ से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, तो भाई यहाँ पे जो वो रह के काम कर सकते थे वो वहां पे करेंगे। अब वो कंट्री डेवलप हो गई, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमारा जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए उसको एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है ये चीज, ठीक है, क्योंकि वो जो स्किलफुल लोग हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, अब यहाँ पे रह के वो काम करते तो हमारा कंट्री थोड़ा फास्ट डेवलप होता, ठीक है। अब वो वहां पे जा रहे तो उनका कंट्री डेवलप कर रहे हैं, तो एक माइनस पॉइंट हो जाए। सो द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कंप्यूटर, बायोटेक, कम्युनिकेशन, आईटी आर मोर डिमांडेड। उसकी वजह से क्या होता है भाई, उसकी वजह से क्या होता है ओके उसकी वजह से होता है ये कि मेडिसिन, कंप्यूटर, बायोटेक, कम्युनिकेशन, आईटी, ये सारे जो फील्ड है उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है। अब मान लीजिए यहाँ से इंसान चला गया, आईटी वाला इंसान वहां पे चला, तो यहाँ पे जो आईटी का काम करने वाले लोग हैं उसकी डिमांड बढ़ेगी, यस और नो, उतने स्किलफुल लोगों की डिमांड बढ़ेगी। अब ये एक एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। जैसे हमारे लोग वहां पे चले गए तो एक नेगेटिव हो गया, और हमारे यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, आईटी आगे बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं जो आईटी के फील्ड में जा रहे हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में जा रहे हैं, मेडिसिन के फील्ड में जा रहे हैं, कंप्यूटर के फील्ड में जा रहे हैं, तो ये भी एक बढ़िया पॉइंट है। Nations and agencies at international level allure the experts of various fields for immigration so that they can get the best labor, but it creates a scarcity of skilled labor in a country like India। ऐसे बड़े बड़े नेशंस, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, वो ऐसे एक्सपर्ट्स को खींचती है। क्या करती है? खींचती है, उनको अच्छी सैलरी दे के, उनको अच्छे पैसे दे के, वो घर बाहर, गाड़ी वाड़ी, ये सारी चीजों को फैसिलिटी दे के, ये सारी चीजों को वो लोग खींच रहे हैं लोगों को, ठीक है, ऐसे एक्सपर्ट्स को खींच रहे हैं। तो उनको बहुत ही बढ़िया लेबर मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया लोग मिल रहे हैं काम करने के लिए, उनकी कंपनी उनको बहुत आगे लेके जाएगी और कंपनी को भी वो आगे लेके जाएंगे। तो ऐसे स्किल्ड लेबर जब चले जाते हैं तो हमारे जैसी कंट्रीज बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि जो स्किल्ड लेबर है वो बड़ी डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं। हमारी कंट्री जो डेवलपिंग हो रही है वो क्या करें अगर चले जाएंगे ऐसे एक्सपर्ट्स तो। Some native companies also send their employees to foreign countries for skill development or for research। तो यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉइज को फॉरेन कंट्रीज भेजती हैं। क्या करने के लिए? स्किल डेवलप करने के लिए, कि भैया आप आगे पढ़ें या आगे ये चीज सीख के आए, ट्रेनिंग करें, वहां पे सीखें वो कैसे चला रहे हैं, वो कैसे मशीनरीज ऑपरेट करें, वो कैसे पूरा कंपनी ऑपरेट करें, कैसे मार्केटिंग करें, तो ये रिसर्च कैसे करें। तो ये सारी चीजों को करने के लिए हमारी यहाँ की कंपनीज वो फॉरेन कंट्रीज में भेजती है कि आप देखिए वहां पे कैसे हो रहा है, सीख के आइए और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए। It smoothens the way of getting foreign exchange as the immigrated Indians send their foreign currency at their native। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहा है कैसे, अब यहाँ के लोग जब वहां पे जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जाके काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, भाई यहाँ पे भेजेंगे, अपनी फैमिली को भेजेंगे, यस और नो। तो वो अपनी फैमिली को जब भेजेंगे तो वो पैसे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में यहाँ पे आएंगे। तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। समझ में आया ये? ओके, चलिए अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट आर द रीजन ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ पॉवर्टी? भाई पॉवर्टी ओरिजिनेट क्यों होता है?
देखो, सबसे पहला पॉइंट, हमारे इंडिया की हम बात करें तो रूरल एरिया में ज्यादा पॉवर्टी दिखी जाती है अर्बन एरिया से, ठीक है। और उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? सबसे पहले तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, ठीक है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो फार्मर्स हैं वो अभी भी पुअर रह गए। एम्प्लॉयमेंट का कोई एक सोर्स ही नहीं है हमारे पास, और एक अलग सोर्स नहीं है। फार्मर्स जो हैं वो अनपढ़ हैं, या उनको कोई और काम नहीं आता है, तो इसकी वजह से उनके पास सोर्सेस नहीं है दूसरा काम करने के लिए, तो पुअर हो जाते हैं वो, जब फार्मिंग नहीं कर पाते तो। एम्प्लॉयमेंट नहीं होना, एजुकेशन नहीं होना, स्किल नहीं होना, फैसिलिटी नहीं होना रूरल एरियाज में, उसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। देखो, ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स और ट्रेडिशंस की वजह से वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, जैसे दहेज। तो ये अभी भी प्रथा चालू है, बहुत सारे कास्ट में ये प्रथा अभी भी चालू। तो इसकी वजह से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस होता है और वो गरीब हो जाते हैं, ठीक है। इलिटरेसी का हाई रेट की वजह से रूरल पीपल, देखो, अनपढ़ होने की वजह से ये जो गांव के लोग होते हैं, रूरल पीपल होते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बन जाते हैं, ठीक है। और फिर आगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट जो स्कीम्स लागू करती है उनके लिए बढ़िया बढ़िया स्कीम्स होती हैं जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको पता ही नहीं चलता है क्योंकि वो इलिटरेट है, ठीक है। वो इलिटरेट है तो वो ऐसा ही मानेंगे भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। फार्मर्स क्या करते हैं? कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ग्रेन्स और पल्सेस ग्रो नहीं कर रहे हैं। और ग्रेन्स और पल्सेस जो है उसके प्राइस हाई जा रहे हैं और उनको ही खरीदने में प्रॉब्लम पड़ रही है। वो समझ में आ रहा है? ग्रेन्स और पल्सेस जो वो हर रोज खाते हैं, वो उसका ही प्राइस हाई जा रहा है। वो कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, कॉटन, रबर, वो सारे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। अब वो पूरे दिन वो खा तो नहीं सकते वो, उसकी वजह से ग्रेन्स और पल्सेस का प्राइस हाई चला जाता है। कॉमन पीपल की जरूरी जरूरत जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते वक्त। हमारी गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाती है, तो अगर वो कंसिडर नहीं कर रही है, ठीक है, कॉमन पीपल, तो इसकी वजह से गरीब हो जाते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म की वजह से छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो विलेज एरिया में ही खत्म हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। अब क्या होता है? पॉपुलेशन में जब पॉवर्टी आती है, ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन होता है, डिजीजेज बढ़ते हैं। विलेज वर्कर्स की जो कंडीशन है, ठीक है, वो चेंज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, टेक्नोलॉजी लेकिन विलेज वर्कर जो है वो अनस्किल्ड रह गए हैं, सेमी स्किल्ड रह गए हैं, तो उनको स्किल आते नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वर्चुअली डेथ रेट कम हुआ है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी है तो पॉवर्टी भी बढ़ी है। मतलब देखो, डेथ रेट कम हुआ तो जितने लोग हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पॉवर्टी भी बढ़ रही है उसके साथ साथ, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। अब जितने मजदूरों की जरूरत है उससे ज्यादा मजदूर अवेलेबल है, तो सारे मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा, तो जिसको नहीं मिल पाएगा वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। द स्टॉक ऑफ लेबर इज मोर देन द डिमांड, सो सरप्लस लेबर बिकम अनएम्प्लॉयड। परचेजिंग पावर डिक्रीज होगा और प्राइस राइज होगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, गरीब ज्यादा होंगे वो लोग, ठीक है। चलिए, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी? मैं ओवरऑल एक जनरल आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, तो मैं ओवरऑल जनरल आइडिया दे देता हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट प्रोग्राम, नेशनल सोशल एड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 को, सोशल सिक्योरिटी के लिए हुआ था। और दो टाइप के प्रोजेक्ट है उसके अंदर। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसमें गरीब लोग जो हैं 65 ईयर्स जो हैं उससे ज्यादा के एज के लोग जो हैं उसको पेंशन दी जाती है, 75 पर मंथ। बोलो बताइए, 75 रुपीज दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकती है, अमाउंट जो है वो 6 महीने में एक साथ डिपॉजिट कर सकते हैं या वो पैसे भी उठा सकते हैं। नेशनल फैमिली बेनिफिट प्रोजेक्ट, ये भी एक नेशनल सोशल एड प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट लिया गया है, जिसमें फैमिली जो है अगर वो एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसके मेन अर्नर की, जो सबसे मेन पैसा कमाने वाला इंसान हो तो डेथ हो जाती है, तो उनको फाइनेंशियल एड दी जाती है। तो इसमें फैमिली को 10,000 रुपए तक ग्रांट दी जाती है। दूसरा जो है वो है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। वो 2003-2004 में जो बजट पास हुआ था उसमें इनेक्ट किया गया था और 14 जुलाई 2003 को ये लागू किया गया था।
हेल्थ फैसिलिटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनको दी जाती हैं, 18 से 65 के बीच में जो होते हैं। इंश्योरेंस अमाउंट दी जाती है 10,000 रुपए की, और बहुत सारे डिजीजेस उसके अंदर दी जाते हैं। अंबेडकर वाल्मीकि आवास योजना ये 15 अगस्त 2001 को इनिशिएट किया गया था। वो शेल्टर फैसिलिटी जाते हैं, अर्बन पुअर हैं, एस सी एस टी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनको ध्यान रखने के लिए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज देने के लिए ये लागू किया गया है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इन्होंने 2000 करोड़ का ग्रांट दिया है ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब देखिए, एजुकेशन कंट्रीब्यूशन स्कीम 2001 में इनेक्ट हुआ था। ये गरीब लोग के जो चिल्ड्रन है, ठीक है, उनको एजुकेशन देने के लिए लागू किया था। उनको हर महीने 100 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प की जाती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो मंथली एक्सपेंस में थोड़ा ठीक रहे। ठीक है, मिशन मंगलम योजना ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है बेटा, जो वुमन होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो चला रही होती है, या उनको सिखाया जाता है कि भाई पापड़ कैसे बनाए जाते हैं, अचार कैसे बनाया जाता है, अगरबत्ती कैसे बनाई जाती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, तो ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती है। और मैक्सिमम जो वुमन होती हैं, ठीक है, उनको अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर लाना चाहते हैं ये मिशन मंगलम योजना में। दत्तोपंत थेगड़ी ब्याज क्षय योजना, ये स्कीम में जो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो होते हैं, ठीक है, उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दी जाती है, जिससे वो अपने रॉ मटेरियल परचेज कर सके। वाजपेयी बैंकेबल योजना, तो भाई इसमें क्या होता है, जो चौथी पास है, ठीक है, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्किल दी जाती है, रूरल हो या अर्बन हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो उनको एक आर्टिस्ट बनने के लिए या किसी एंटरप्रेन्योर बनना है, उनको कुछ आगे काम करना है, तो उनको लोन दी जाती है लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वाजपेयी बैंकेबल योजना से। फूड गारंटी स्कीम, इसको हम बोलते हैं माँ अन्नपूर्णा योजना, फूड गारंटी स्कीम, ठीक है। ये स्कीम में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को खाना दिया जाता है, फूड दिया जाता है। इंडिया में बहुत सारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो स्ट्रगल करते हैं, 2 दिन का मतलब दिन में 2 बार खाना पाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट ने पीडीएस स्कीम लागू की है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, उसके लिए गवर्नमेंट पीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एमडीएमएस, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीजों को लागू करके प्रयास कर रही हैं कि वो उनको 2 दिन मतलब 1 दिन का 2 टाइम का खाना उनको मिल सके। 1951 में पर कैपिटा कंजम्पशन 394 ग्राम था, जो 414 ग्राम 2001 में हो गया है। मार्च 2003 में गवर्नमेंट जो है, उन्होंने बफर स्टॉक रखा था, जिस फूड सेफ्टी वो लागू कर सके। नियरली 4 लाख फेयर प्राइस शॉप्स उन्होंने मैनेज किए पूरे नेशन में एस्टेब्लिश करने में, जिससे लोगों को अन्न वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अंत्योदय योजना है, कंप्लीट रूरल एम्प्लॉयमेंट योजना है, फूड फॉर वर्क स्कीम है। तो ये सारी चीजों को, स्कीम को लागू करने से वो ये बढ़िया स्कीम लागू कर रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा स्कीम वही है, गवर्नमेंट जो है वो ऑफर कर रही है 35 किलोग्राम पर मंथ अर्बन और रूरल पोअर को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, ठीक है, उनको ये स्कीम लागू कर रहे हैं और वहां पे खाना दे रहे हैं। Nearly 3.62 crore people receive its benefit by purchasing wheat 2 rupees per kg and rice 3 rupees. 3.62 करोड़ लोग मां अन्नपूर्णा योजना का बेनिफिट पा चुके हैं, और वो गेहूं को 2 रुपए पर किलो और चावल को 3 रुपए पर किलो वहां पे खरीद सकते हैं। तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं और वही खरीद सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको कार्ड बताना पड़ता है बिलो पॉवर्टी लाइन का, और आपको दिए जाते हैं फेयर प्राइस शॉप से ये सारे अन्न। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर्स आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिएगा, जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वहां पे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और बुक के अंदर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे आगे। टाइम अप हो गया है, चलिए बाय बाय।